नमस्कार, मैं प्रोफेसर रामबख्श, भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। आज हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र प्रश्न पत्र के अंतर्गत विलियम एम्पसन के साहित्य सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप विलियम एम्पसन का साहित्यिक परिचय प्राप्त कर सकेंगे, एम्पसन के साहित्यिक चिंतन को समझ सकेंगे और कृति पाठ संबंधी एम्पसन की अवधारणाओं को जान सकेंगे। जटिल और बीज शब्द संबंधी एम्पसन के विचार जानेंगे और एम्पसन की व्यावहारिक आलोचना के बारे में आप जान पाएंगे। यॉर्कशायर में जन्मे विलियम एम्पसन, जिनका जन्म 1906 में और मृत्यु 1984 में हुई, ये इंग्लैंड के बहुत महत्वपूर्ण साहित्य आलोचकों में से एक माने जाते हैं। कुछ विद्वानों की राय में एम्पसन अंग्रेजी के सबसे विवादास्पद साहित्य चिंतक हैं। उदाहरण के लिए फ्रैंक कर्मोड उन्हें बेहद प्रशंसनीय मानते हुए भी कहते हैं कि वो आलोचकों में विदूषक की तरह हैं। इसी प्रकार हेराल्ड ब्राउन उनमें अतिशय वैचारिक ऊर्जावान के साथ साथ उग्र आत्म केंद्रितता का शिकार भी वो मानते हैं। एक आलोचक के लिए ये कोई बहुत अच्छी स्तुति नहीं है कि वो इतना उग्र आत्म केंद्रित हो। विलियम एम्पसन के आलोचना कर्म के संबंध में इस प्रकार से जुड़े हुए परस्पर विरोधी दावे अतिशय मात्रा में मिलते हैं। इसका संबंध बहुत कुछ उनके व्यक्तिगत जीवन के साथ भी था। उनका व्यक्तित्व ऐसा था जो दूसरों को अक्सर अपने प्रति नाराजगी से भरी धारणाएं बनाने की वजह बन जाता था। लोग चिढ़ जाते थे अनावश्यक। कुछ लोग उन्हें बहुत हठी और स्पष्ट वक्ता के रूप में याद रखते हैं। वे एक खास तरह की व्यवहार शैली अपनाने वाले आलोचक थे। कई बार वे संस्थानिक मर्यादाओं या नैतिक धारणाओं का उल्लंघन करने वाले भी मालूम पड़ते हैं। एक छात्र और फिर प्राध्यापक के रूप में उनका संबंध विंचेस्टर व कैम्ब्रिज से रहा। कैम्ब्रिज से उनको निकाल दिया गया विद्यार्थी के रूप में, और उनको निष्कासित करने का जो कारण था, उस कारण से वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए। एक ऐसे छात्र साबित हुए थे वो जिन पर अनैतिक आचरण का दोष लगा था। हालांकि उनकी प्रतिभा की चमक उनके छात्र जीवन से ही दिखाई देने लगी। उन्हें अंग्रेजी तथा गणित में बहुत सफलताएं मिली थी और जल्दी ही वे गणित के स्थान पर अंग्रेजी साहित्य की ओर अधिक झुकने लगे। उनके जो गणित के शिक्षक थे, उनको इस निर्णय से बहुत दुख हुआ। छात्र जीवन में ही महज 22 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपनी पहली आलोचनात्मक पुस्तक लिखी। पुस्तक का नाम था 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी। ये पुस्तक 1930 में प्रकाशित हुई और इस पुस्तक के प्रकाशित होते ही एम्पसन अचानक दुनिया के बड़े आलोचकों में माने जाने लगे। परंतु कैम्ब्रिज से निष्कासित होने के कारण उन्हें नौकरी की तलाश में जापान और फिर चीन जाना पड़ा। 1939 में वे पुनः इंग्लैंड आए और इसके बाद वे ओहायो के केन्यान कॉलेज से जुड़ गए। कैम्ब्रिज से भी उनका टूटा हुआ रिश्ता फिर जुड़ गया। तो ये एक तरह से उनका जीवन जो था वो बहुत अलग तरह का उनको जीवन जीना पड़ा। अत्यंत प्रतिभाशाली, अत्यंत विवादास्पद, अनेक प्रकार के शत्रु, अनेक प्रकार के विरोधी और उनके बीच में साहित्यिक कर्म। हालांकि उनकी जो साहित्यिक अभिरुचि थी वो उनको उनके पिता से मिली थी। उनके जो पिता है एडिनबर्ग रिव्यू के संस्थापक रह चुके थे। इंग्लैंड लौटने के बाद एम्पसन ने अपनी मौलिकता से अंग्रेजी आलोचना को समृद्ध करने की लगातार कोशिश की। इंग्लैंड के विचारकों का मत है कि एम्पसन ने किसी कविता को पढ़ने का मौलिक और क्रांतिकारी ढंग से बदल दिया। जिस तरह से लोग पहले कविता पढ़ते थे, एम्पसन के बाद उसको पढ़ने का तरीका एकदम बदल गया। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि उनका लेखन इंग्लैंड और अमेरिका के मन में घर में फर्नीचर की तरह से स्थायी रूप में मौजूद रहता है। जैसे घर में फर्नीचर रहता है, उसी तरह से उनका जो लेखन है वो आलोचक के मन में रहता है। और इसलिए भले ही वो विवादास्पद थे, परंतु वो बहुत मौलिक आलोचक है और मौलिक आलोचना कई बार विवादास्पद भी होती। परंपरागत रूप में विलियम एम्पसन का नाम अंग्रेजी की नई आलोचना जो पद्धति आंदोलन था उसके साथ जोड़ा जाता है और इंग्लैंड अमेरिका की ये जो नई आलोचना है, इसकी भूमिका तैयार करने में आधुनिक साहित्य चिंतन के 2 बड़े विख्यात आलोचकों का नाम बहुत महत्वपूर्ण है और इनमें से एक है टी.एस. इलियट और दूसरे है आई.ए. रिचर्ड्स। एम्पसन रिचर्ड्स के प्रिय विद्यार्थी थे और रिचर्ड्स की एक पुस्तक है व्यावहारिक आलोचना, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। उसमें जो साहित्य की कृतियों के पाठ विश्लेषण की एक पद्धति जो विकसित की थी,
उस पद्धति को आधार बना करके एम्सन ने अपने चिंतन की शुरुआत की और इस रूप में जो भूमिका तैयार हुई वो नई आलोचना में साहित्यिक कृतियों की, जिसे कहने से निकट पठन पद्धति का विकास करने के लिए बहुत सहायक सामने कृति है। आपको उसको बारीकी से देखो, उसी को देखो और तब आप विश्लेषण कर दो। इससे पहले टी.एस. इलियट पाठ केंद्रित अध्ययन का आधार प्रस्तुत कर चुके थे। कहने की आवश्यकता नहीं है कि नई आलोचना तक ये जो पाठ केंद्रित अध्ययन के जो विविध रूप आए थे उन्हें मुख्यतः काव्य विधा के अध्ययन के संदर्भ में ही अधिक विवेचित किया गया था। अंग्रेजी में अधिक प्रचलित विकसित होने वाली जो नई आलोचना है वो इनके मुख्य स्तंभ थे। कौन कौन? R.P. ब्लैकमर, एलन टेट, रॉबर्ट पेन वारेन, जॉन क्रो रेंसम, क्लिंट ब्रुक्स, F.R. लिविस, विलियम के विमसेट आदि। इन आलोचकों ने कृतियों के गहन पाठ के लिए रूपक, तनाव, अंतर्विरोध और विसंगतियों को आधार बनाया। ये इनकी कुछ अवधारणाएं थी, ये शब्द मात्र नहीं है, इसके पीछे इनकी समझ है। विलियम एम्सन का नाम इन्हीं आलोचकों की सूची में शामिल किया जाता है क्योंकि वे भी कृतियों की गहन पठन की पद्धति हेतु पाठ के रूप विधान से मौजूद अर्थों की दुविधा से जुड़ी प्रतिक्रियाओं पर ही मुख्यतः केंद्रित है और इसलिए वे नई आलोचना का हिस्सा थे और हिस्सा होने के बावजूद वो थोड़े से अलग थे। उनकी आलोचना का प्रस्थान बिंदु, जैसा हमने बताया कि वो रिचर्ड्स की व्यावहारिक आलोचना की पद्धति है। इसके बाद उन्होंने छात्र जीवन में शब्दों के अर्थ की विविध प्रक्रियाओं का अध्ययन प्रारंभ किया। लारा रीडिंग और रॉबर्ट ग्रेव्स नामक जो व्यक्ति थे उन्होंने एक शब्दार्थों का खेल शुरू किया था। ये उस खेल में भी शामिल हुए कि कितने प्रकार से शब्द के अर्थ कैसे कैसे बनते हैं। यहाँ एम्सन ने रिचर्ड्स के मूल्य सिद्धांत और मनोविज्ञान के अध्ययन को भी शामिल किया और इस तरह एम्सन ने कविता के शब्दों की प्रक्रिया का विस्तार किया। इस क्रम में आगे चलकर उन्होंने रिचर्ड से अपनी असहमतियां भी व्यक्त की। एम्सन भाषा के भावात्मक प्रयोग और सूचनात्मक प्रयोग के अंतराल को नहीं मानते थे, जो आईए रिचर्ड की एक प्रमुख मान्यता थी। उनके अर्थ विश्लेषण में भाषा के दोनों रूपों का महत्व है। इस क्रम में एम्सन ने विलियम के विमसेट की जो एक धारणा थी, जिसे उन्होंने कहा था कि अभिप्राय परक हेत्वाभास और प्रभाव परक हेत्वाभास, इसका उन्होंने खंडन किया। विमसेट का मत था कि जब हम कविता समझते हैं तो कविता समझने के लिए कवि के निजी जीवन को समझने की कोई आवश्यकता नहीं। कविता लिखते समय लेखक का जो भी मानसिक उद्देश्य था, क्या वो सोचता था, इससे हमारे कोई मदद नहीं मिलती। हमारे सामने कविता है और हमने उस कविता की व्याख्या करनी, और कविता की व्याख्या करने के लिए, आलोचना करने के लिए कवि के निजी जीवन में जो लोग जाते हैं व्यापारी निरर्थक है। ऐसा संभव है कि कवि जो कहना चाहता है वे कविता में व्यक्त न हो पाया हो, या हम जिस पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं तो कई बार हम गलत अर्थ कर देते हैं, क्योंकि कवि तो एक तरह की बात कहता है, कविता दूसरी तरह की बात कहती है। इसलिए कवि का कहना हमारे विषय क्षेत्र में नहीं आता। ये विमसेट का मानना, ये अभिप्राय परक हेत्वाभास है। एम्सन ने इस जो विमसेट की जो धारणा, इसका खंडन किया। उन्होंने कहा कि आपके पास में एक सूत्र है कि लेखक के मन में लिखते समय क्या विचारता है, इस धारणा को आप छोड़ क्यों रहे हो? इस धारणा को छोड़ने का मतलब है स्वयं ही आप अपनी आंखें बंद कर ले रहे हो। जो एक अर्थ की दिशा दे रहा है लेखक, उसको जबरदस्ती बंद करने का तो कोई बिंदु नहीं। इसलिए एम्सन ने अनेकार्थता की जो संभावना तलाशी, उस तलाशने में कवि की जो मनोवैज्ञानिक स्थिति थी उसको भी उन्होंने महत्व दिया। कहा ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह कविता का जो प्रभाव है वो प्रभाव भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि क्या क्या आपने उससे प्रभावित हुए, ये भी हेत्वाभास नहीं है, लेकिन उनका जो ज़्यादा जोर था वो अभिप्राय परक हेत्वाभास को के खंडन का था। उन्होंने जिन कविताओं का अर्थ विश्लेषण के लिए चुना उनके रचनाकारों पर भी गंभीर शोध कार्य किया और काव्यार्थ के निर्धारण में उनका उपयोग किया। इसी तरह आगे चलकर उन्होंने जांक दरिदा के विखंडनवाद का भी खंडन किया। दरिदा का जो विखंडनवाद जब आया था तो बहुत धूम धड़ाके के साथ आया था और लोग उसके सामने पागल हो रहे थे। तो कहा कि नहीं, ये दरिदावाद नहीं है, ये तो नेरिदावाद है, अर्थात सबको निरस्त करती हुई रहने वाली चिंतन पद्धति। ये एक अर्थ आया उसको भी निरस्त कर दो, अगला जो अर्थ आया फिर उसको निरस्त कर दो। तो ये निरस्त करने की जो ये पद्धति है ये ठीक नहीं है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि नहीं, ये अलग अलग तरह से जो अर्थ की दुविधाएं हैं, एम्बिग्विटी जिसको कहते हैं, वो महत्वपूर्ण है।
विलियम एम्सन की जो पहली पुस्तक है वो है 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्विटी, और उसकी सर्वाधिक चर्चित पुस्तक भी है और प्रतिष्ठित पुस्तक भी है। इस पुस्तक में एम्सन ने शब्दार्थ विवेचन की जटिलताओं का विश्लेषण किया, और इसके बाद भी एम्सन शब्दार्थों के विवेचन पर कार्य करते रहे। एम्सन के अनुसार चीज़ें जैसी दिखाई देती है वैसी होती नहीं, इसी तरह शब्द का जो अर्थ दिखाई देता है वैसा नहीं होता। इसका मतलब जो कोशगत अर्थ है वही अर्थ नहीं होता। जब हम बोलते हैं तो शब्द के सिर्फ कोशगत अर्थ का ही उपयोग नहीं करते, कुछ और बात कहने के लिए हम का उपयोग करते हैं उस शब्द का, और इस क्रम में शब्दों में अनेकार्थता अपने आप गुम्फित हो जाती। एक शब्द एक से अधिक अर्थ देने लगता, और कविता में तो शब्दों का महत्व इसलिए अधिक बढ़ जाता है क्योंकि कविता में शब्द एक से अधिक अर्थ प्रकट करने के लिए ही होते हैं। और इस अध्ययन में एम्सन ने निष्कर्ष निकाला कि कविता में 7 प्रकार की अनेकार्थता होती है। इस कारण एम्सन कविता में जटिलता को महत्व देते हैं। कविता में जितनी जटिलता होती है उतना ही तनाव होता है और उतनी अनेकार्थता होती है। अगर आपने बहुत सरल तरीके से कोई बात कह दी तो वो तो कविता ही नहीं हुई। आपको उसके अंदर कुछ जटिल, कुछ और गहरी बात कहनी चाहिए। तो गहराई के ये बहुत समर्थक थे, और जो आलोचकों ने गिना, खोज किया कि किस किस ने कितने उसको ढूंढा, तो एम्सन ने 39 कवियों, 5 नाटककारों और 5 गद्य लेखकों की रचनाओं में अनेकार्थता की खोज की। इस तरह अपनी मान्यताओं को उनकी रचनाओं के व्यावहारिक विश्लेषण के द्वारा इन्होंने पुष्ट किया। अब यहाँ एक चीज़ और है, अब तक जो नए आलोचकों पर हम बात करते हैं तो उसमें कई सारे आलोचक रचनाकार भी है, लेकिन एम्सन शुद्ध रूप में एक तरह से आलोचक के रूप में ही हमारे सामने आते हैं। एम्सन का मत है कि कृति पाठों के अर्थ को समझने के लिए उनका गहन पाठ जरूरी है। आप ऊपर ऊपर से किसी कृति का अर्थ नहीं कर सकते, आपको उसके भीतर प्रवेश करना पड़ता है, और भीतर प्रवेश करने के लिए उस पाठ पर आपको बहुत देर तक रुकना पड़ता। और इसलिए विलियम एम्सन आइए रिचर्ड्स की व्यवहारिक आलोचना की विरासत को याद कर आगे बढ़ते हैं, और वे नई आलोचना में होते हुए भी कुछ मामलों में कोलरिज और विलियम ब्रुक्स की इस धारणा के अधिक निकट थे कि प्रत्येक रचना अपने आप में एक जैविक सावयविकता से युक्त होती है। कृति को जीवंत मानने के कारण वे कृति के अर्थ को बेहद जटिल रूप में व्याख्यायित करते हैं। एम्सन की दृष्टि में जो रचना के अर्थ है अनेक प्रकार की अर्थ द्विधाओं से युक्त रहता, अतः ये बात इतनी आसान नहीं है कि हम उन सभी दुविधाओं को ठीक से रेखांकित करके उनके असल अभिप्रेत तक पहुंच सकें। विश्लेषण की पद्धति को हम कुछ चरणों में बांट के देख सकते हैं। कोई आवश्यक नहीं है कि 7 ही हों, 7 से अलावा भी हो सकती है, लेकिन उन 7 के द्वारा भी आप ठीक अर्थ तक पहुंच जाएं उसकी संभावना बहुत है। और इसलिए उन्होंने कहा कि हमें इसे देखना चाहिए। पहली बात जो इसमें कहते हैं कि रचना के सभी शब्द अर्थपूर्ण होते हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई शब्द रचना में फालतू आ गया या उसका कोई अर्थ नहीं, हर शब्द का अर्थ होता है, और अगर कोई शब्द है तो उसका अर्थ है, अर्थ है तो मूल रचना में वो कोई न कोई भूमिका अदा करता है। दूसरी बात वो कहते हैं कि सभी शब्दों के अर्थ अन्य सभी शब्दों वाक्यों के साथ उनके रिश्ते पर आधारित होते हैं। ये अन्य शब्दों का जो अर्थ है उसके साथ जोड़ो। फिर एक कृति का पाठ अपनी समग्रता में कृति का आधार, कसौटी व अर्थ ग्रहण का लक्ष्य होता है। समग्रता में रचना का अर्थ तब समझा जा सकता है जब हम सभी शब्दों के अन्य शब्दों के साथ उनके रिश्तों के कारण पैदा दुविधाओं का समाहार खोज सकें, तब अर्थ आएगा। दुविधाओं के समन्वय पर या समाहार को हम तब उपलब्ध हुआ मानेंगे जब वे कृति के समग्र अर्थ को व्यक्त करने के लिए उसके स्वाभाविक अंगों की तरह व्यवहार करेंगे। ये उन्होंने अपनी जो चिंतन है उस चिंतन के आधार वक्तव्य के रूप में उठाया। यहाँ सवाल उठता है कि लेखक अपनी रचना में जिन शब्दों को प्रयुक्त करता है वे शब्द क्यों सामाजिक संपदा नहीं होते। एम्सन इस तथ्य के प्रति सजग थे। अगर इस बात को मान लिया जाता है तो हमें रचना में प्रयुक्त भाषा के अर्थों को समाज व्यवहार या इतिहास से ग्रहण करना पड़ेगा। यहाँ एम्सन अन्य नए आलोचकों से अलग हो जाते हैं। वे शब्दों के भीतर उतरकर उनके भीतर पड़े समाज इतिहास की यात्रा भी करते हैं, परंतु शब्द के भीतर समाज इतिहास को वे समाज ऐतिहासिक ज्ञानानुशासनों या मार्क्सवाद जैसे दर्शनों में पाए जाने वाले अर्थों से अलग मानते हैं।
वे शब्द के भीतर के समाज ऐतिहासिक अर्थ के लिए भी रचना को की समग्रता और उसकी सावयिकता को ही कसौटी मानते हैं। वे कवि या रचनाकार पर ज़्यादा भरोसा करते हैं कि उसकी रचना दृष्टि में हमें सही रास्ता दिखाएगी। कृति में मौजूद रचना के भीतर वाली जो दृष्टि है उसको हम पाएंगे। कैसे पाएंगे? इस सवाल का जवाब कुछ आलोचकों ने दिया है कि दरअसल एम्पसन जो है कोई बहुत बारीक चिंतक आलोचक नहीं है, वो तो बहुत ही सहज बोध के आलोचक है। सामने जो दिखा सहज रूप में उसी को मान लिया। वे ज्ञानानुशासनों या वादों के कटघरे में बंधने के बजाय सहज बोध को पकड़ते हैं, जो रचना और रचनाकार के बीच में एक पुल का काम करता है। अब हम उन 7 प्रकार की दुविधाओं को एक सूची के रूप में अगर हम देखें तो उसे अर्थ प्रक्रिया की जटिलता हमारे समझ में आई। ये जो अर्थ ग्रहण की प्रक्रिया है, इसकी जटिलता को अगर हम नज़रअंदाज करेंगे और केवल 7 प्रकार की दुविधाओं को पकड़कर आगे चलने का भी प्रयास करेंगे तो हमारे हाथ हमारा अपना संस्कृत का अलंकार शास्त्र आ जाएगा। क्योंकि संस्कृत काव्य शास्त्र में शब्द शक्तियों का बड़ा विस्तृत विश्लेषण मिलता है। शब्द की अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, जो कोशगत अर्थ है उसको हमारे यहाँ अभिधा कहते हैं, उससे अलग भी शब्द के अर्थ की संभावना खुलती रहती है। लक्षणा में आता है गंगायाम घर, गंगा में घर है। अब गंगा में तो घर होता नहीं, तो गंगा के किनारे घर है, माने सुख समृद्धि है। उसी एक शब्द का अर्थ उस लक्षणा में जब मुख्य अर्थ बाधित हुआ तो आ गया। इसी तरह से व्यंजना, व्यंजना में जो है एक बात आपने कही कि शाम हो गई, शाम हो गई तो एक व्यक्ति के लिए उसका एक अर्थ है, दूसरे व्यक्ति के लिए दूसरा अर्थ है। वही शब्द है, कोशगत अर्थ भी नहीं बदला है, लेकिन जैसे हो गया भाई दीपक जला दो, या पूजा का समय हो गया, या अब काम बंद कर दो, छुट्टी हो गई। किसी हर व्यक्ति के संदर्भ के हिसाब से अर्थ बदल जाता है। और इसके बाद में जो ध्वनि है, व्यंग्य है, संस्कृत काव्य शास्त्र में एक लंबे शब्द के अर्थ विश्लेषण की प्रक्रिया है जो किसी भी तरह से एम्पसन से मजबूत ही है, एम्पसन से कमज़ोर तो नहीं है, लेकिन वो अलग तरह की। अब ये मालूम नहीं है कि एम्पसन को संस्कृत काव्य शास्त्र आती थी या नहीं आती थी, लेकिन उसका कहीं संदर्भ हमें नहीं मिलता, तो अपने आप ही वो इस निष्कर्ष पर पहुँचे। तो इसलिए यदि वो संस्कृत काव्य शास्त्र का उन्होंने अध्ययन किया होता तो उनका जो चिंतन है वो ज़्यादा अच्छी तरह से हमारे सामने आता। ऊपरी तौर पर एम्पसन की जो अर्थगत दुविधाएं हैं वो हमारे अलंकार और ध्वनि शास्त्र में वर्णित जो भाषा का विश्लेषण है उसे काफ़ी मेल खाती और उसमें बहुत जटिल अर्थ है और 7 दुविधाओं के अलावा भी है। इसे एम्पसन ने एक रूपक के रूप में भी समझाने की कोशिश की कि जब रूपकों के सांगोपांग विस्तार में जब हम किसी मत या विचार को किसी बिंब से संयुक्त करते हैं तब ये दुविधा उत्पन्न होती है और इसीलिए इस दुविधा को वो अपने ढंग से उसका विश्लेषण करते हैं और उससे उस दुविधा से उसका अर्थ आता है। उस अर्थ में एक समाज इतिहास की भी रचना होती है और ये समाज इतिहास की जो रचना है ये बिंब की रचना के अन्य शब्द बिंबों के साथ उसके रिश्तों पर आधार पर खोजनी होती है। वो जब आगे उदाहरण देते हैं कि जब 2 या अधिक अर्थ एक ही शब्द के अंदर प्रयोग में होते हो तब ये एक प्रकार की द्व्यार्थ पैदा होता है। कनक कनक ते 100 गुना, एक ही शब्द है और उसके 2 अर्थ हैं। ये हिंदी में भी है, अंग्रेजी में, सभी संसार की सभी भाषाओं में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका अलग अर्थ है, एक शब्द एक है, अर्थ अलग। इसी तरह जब एक शब्द के 2 अर्थों को पाठ की समग्रता के संदर्भ से जोड़ने का हम प्रयास करते हैं तो इस संदर्भ के कारण एक शब्द के 2 अर्थ निकलने लगते हैं। तो ये भी किसी रचना की व्याख्या करके उन्होंने कहा। या फिर उन्होंने कहा जब एक शब्द 2 या अनेक अर्थों की व्यंजना करता हो और इन अर्थों में हमें परस्पर विरोध भी नजर आता हो, ऐसा लेखक की जटिल मनोरचना के कारण संभव होता है। लेखक के मन में कुछ जटिलता होती है। इसी तरह उन्होंने आगे कहा जहाँ 2 वाक्य अधूरे अर्थ देकर एक दूसरे से संयुक्त होने का प्रयास करते हैं या लिखने के क्रम में लेखक के कोई विचार खोज लेता। फिर अगला है कि वे शब्द या वाक्य जो पाठक आलोचक को अपना मत स्वयं बनाने के लिए विवश करे, अर्थात लेखक ने तो नहीं कहा परंतु पाठक उसमें अर्थ खोज लेता जो लेखक के मत के विरुद्ध हो। ऐसा हो सकता है, न कहा पाठक ने, वो बात उसका जिसका फंसाने में जिक्र न था वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी, बड़ी बुरी लगी हमको वो बात जिसका जिक्र नहीं था। कई बार लेखक रचनाकार ना कह करके भी बहुत सारी बात कहते हैं और वो ऐसी बात कहते हैं जो लेखक कहना ही नहीं चाहता, संभव है, लेकिन उस रचना के अंदर उस संदर्भ के कारण वो अर्थ प्रकट हो जाता।
और जो प्रकट आ जाता है ये अनेकार्थता का लक्षण। इसी तरह वो कहते हैं जहाँ दो परस्पर विरोधी अर्थ समग्र पाठ को दोहरे या भिन्नवत अर्थों तक ले जाने का हेतु हो, ऐसा लेखक के मानसिक विभाजन के कारण होता है। लेखक स्वयं दुविधाग्रस्त होता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ का निर्णय करें, उसके अलग अलग चीज़ें भी होती हैं। और विलियम एम्सन इन 7 प्रकार की अर्थ दुविधाओं को समग्र समाहार मूलक समन्वय को कृति या रचना का वास्तविक अर्थ मानते हैं। ऐसे समाहार को हासिल करने के लिए वे शब्दों के समाज इतिहास में उतरने का विरोध नहीं करते, बशर्ते वे समाज इतिहास कृति के भीतर के भाषागत संसार से संबंध रखता हो। माने समाज का कविता से कोई संबंध नहीं है, ये धारणा नई समीक्षा की थी। और इतिहास और समाज माने जो कृति से बाहर है उसका हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन एम्सन एक ऐसे आलोचक है, वो कहते हैं कि नहीं, कृति के बाहर का भी अगर कोई समाज है या कोई समाज का इतिहास है या कोई बातें हैं और वो जो अर्थ है वो हमारे इस रचना के अर्थ को समृद्ध करता है, तो वो अर्थ हमारे लिए महत्वपूर्ण है। फिर एम्सन ने जटिल शब्द और बीज शब्द इसके भी उन्होंने व्याख्या की और उनका जो जीवंत सावयव या जैविक स्वरूप वाली जो रचनाएं हैं उसमें अन्य अर्थों को खोजने के लिए जटिल शब्दों पर खास जरूर देने की जरूरत है। एम्सन की दृष्टि में जो जटिल शब्द होते हैं वो बंद तालों की तरह होते हैं। जैसे घर का ताला लगा होता है और अब ताले की जो है कुंजी अगर आपने हासिल कर ली और आपने उसका ताला कुंजी खोल दी तो आप घर में प्रवेश कर सकते हैं। उसी तरह से उन शब्दों में भी रचना में के भीतर भी जो जटिल शब्द होते हैं वो कुंजी है और हम उसके द्वारा उसके अर्थ संसार के अंदर हम प्रविष्ट कर सकते हैं। विलियम एम्सन ने हमें जटिल शब्दों की अर्थ संरचनाओं पर ध्यान देने के लिए कहा है। ये हमें कृति से बाहर झांकने की जरूरत पड़ती है, नई आलोचना इसकी इजाज़त नहीं देती, तब भी एम्सन इसे आवश्यक मानते हैं। विलियम एम्सन एक और रास्ता सुझाते हैं। वे कहते हैं कि कृति के भीतर ही जटिल शब्दों के समाज इतिहास के लिए पर्याप्त आधार मिलता है, शेष काम वो सहज ज्ञान से ले सकते हैं। उनकी इस आलोचना दृष्टि को ठीक से समझने के लिए हमें उनके द्वारा की गई एक किताब की समीक्षा को देखना चाहिए। ये किताब है रेमंड विलियम्स की कीवर्ड्स। रेमंड विलियम्स ने साहित्य और आलोचना से संबंध रखने वाले अनेक कठिन शब्दों की व्याख्या करने की कोशिश की कि ये शब्द कहाँ से आया। बीज शब्द लेखक के पीछे मूल आलोचना दृष्टि ये है कि शब्दों के अर्थ उनके समाज ऐतिहासिक इस्तेमाल से तय होते हैं। ये रेमंड विलियम्स की मान्यता। और ये अर्थ बदलते रहते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि इंडस्ट्री का अर्थ बदलता रहता है, मॉडर्न का अर्थ, आधुनिकता का जो अर्थ है वो समय के संदर्भ में बदलता गया। पहले किसके संदर्भ में था, बाद में किसके संदर्भ में हुआ। इसलिए हमें जहाँ तक हो सके शब्दों के सामाजिक इतिहास में पीछे तक लौटना चाहिए। इससे हम उनके आज प्रचलित अर्थों को पीछे के अर्थों के साथ तुलना करते हुए बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। वे बीज शब्द के तयशुदा समाज इतिहास को भी शब्द के सीमित करने वाला मानते हैं। उनका आग्रह इस बात पर है कि रचना अपने आप में एक जीवंत संसार होती है और इसलिए तय शब्दों को उनके समग्र इतिहास के साथ नया जीवन प्रदान करती है और उनका ध्यान है इसे नवीनता पर या जीवंतता वाले अर्थ को ग्रहण करना चाहिए। इसलिए इसे समझने के लिए वे समाज इतिहास वाले अर्थ को की समझ को अपने सहज ज्ञान की तरह इस्तेमाल करने का विरोध नहीं करते, बल्कि वो उसको समर्थन करते हैं। यहाँ ये स्पष्ट करना जरूरी है कि विलियम एम्सन की जटिल शब्दों की संरचना पुस्तक उन्हें अंग्रेजी आलोचना में सैमुअल जॉनसन या हेजलिट के बाद 20वीं सदी का अर्थ शीर्ष आलोचक बनाने का एक मुख्य आधार है। इससे पहले जॉनसन ने 18वीं शताब्दी में अंग्रेजी भाषा का जो पहला साहित्यिक संदर्भ वाला कोष तैयार किया था, उसी कार्य को एम्सन 20वीं सदी में अपने तरीके से आगे बढ़ाते हैं और शब्दों की जटिलता की दुनिया में प्रवेश के नए द्वार खोलते हैं। विलियम एम्सन की जटिल शब्द केंद्रित जो पाठ पठन की पद्धति है वो शब्द के समाज ऐतिहासिक प्रयोगों से उपजे अनेक अर्थों की पृष्ठभूमि बनाती है, न कि उन्हें मुख्यार्थ या अभिप्रेत अर्थ के निर्धारण का कारण या हेतु मानती है, जैसा कि सैमुअल जॉनसन के शब्दकोशीय प्रविष्टियों में दिखाई देता है, अथवा जिसे रेमंड विलियम्स अपने मार्क्सवादी आग्रहों के कारण केंद्रीय स्थान देते हैं। इसकी बजाय शब्द के समाज ऐतिहासिक को प्रयोजन मूलक रूप में सहज बोधगत चुनाव के जमीन तैयार के हद तक वो स्वीकार करते हैं।
उनके लिए रचना का भाषा संसार सर्वोपरि है। वहाँ सभी शब्द अर्थपूर्ण होते हैं। जटिल शब्द उन्हीं के भीतर मौजूद ऐसे शब्द होते हैं जो अधिक गहराई में उतरने की मांग करते हैं और जिनकी गहराई से पाए अर्थबोध से सामान्य शब्दों के अर्थ भी प्रभावित होते हैं। और इस तरह एम्सन समाज ऐतिहासिक अर्थों को संदर्भ न बनकर गहराई में स्वतः उपलब्ध होने वाले अर्थों में बदल देते हैं। सिर्फ वो संदर्भ नहीं होता, उसे एक नया अर्थ आता है। उनके इस दृष्टिकोण का आभार यह है, समाज ऐतिहासिक अपने तौर पर नहीं अपितु रचना संसार में जीवित रूप में उपलब्ध होने से ही अर्थपूर्ण होता है। विलियम एम्सन जटिल शब्दों की अर्थगत संरचनाओं के रूप में जिन संभावनाओं को रचना की गहराई से प्रकट होने लायक मानते हैं, उनकी उन्होंने 11 कोटियां गिनाई। उनका अलग विश्लेषण हो सकता है। विलियम एम्सन ने अपनी आलोचना सैद्धांतिकी को आधार बनाते हुए कई व्यावहारिक समीक्षाएं भी प्रस्तुत की, जिनमें से कुछ उल्लेखनीय है। जैसे उन्होंने मिल्टन तथा उनकी ईश्वर की धारणा पर पुनर्विचार किया। ईसाई होते हुए भी विलियम एम्सन ने अपने जापान और चीन के प्रवास के दौरान कन्फ्यूशियस के सिद्धांतों का अध्ययन किया था। एक उदारवादी, मानवतावादी, तर्क विवेक मूलक विचारधारा को अपनाने वाले वे आलोचक थे। मिल्टन को आधार बनाकर उन्होंने ईसाई मत और उनकी ईश्वर की धारणा का भी बुद्धि संगत विवेचन प्रस्तुत किया, और जिस कारण वे रूढ़ ईसाई विचारों वाले लोगों की आलोचना के खासे शिकार हुए थे। वे ईश्वर को पारिभौतिकी अस्तित्व वाला न मानते हुए उसे मानवीय अनुभव मूलक सार की तरह ग्रहण करते हैं, जिसकी वैज्ञानिक रूप से व्याख्या संभव थी। दूसरा, वह जॉनसन और अधिभौतिकी काव्य का उन्होंने अध्ययन किया। इसी तरह शेक्सपियर, जो एलिजाबेथ युगीन जो नाटक थे उनके, और पुनर्जागरण युगीन नाटकों के काव्यों का अध्ययन किया। उपन्यास साहित्य में उन्होंने हेनरी फील्डिंग के टॉम जोन्स से लेकर जेम्स जॉयस तक के साहित्य का विशेष अध्ययन किया। इस तरह हम देखते हैं कि एम्सन ने सिर्फ कविता के शब्दों का अर्थ विश्लेषण ही नहीं किया, वरन नाटक, उपन्यास और महाकाव्यों के कथानकों और उसमें निहित विचारों का भी मूल्यांकन किया। और एक कविता में एक एक शब्द का ही नहीं किया, बल्कि पूरी रचना के अर्थ को उन्होंने विश्लेषण किया और विश्लेषण का एक तरीका बनाया। हालांकि आगे चल करके कितना आगे चला, कितना नहीं चला, कितना उसका फायदा हुआ, कितना नहीं हुआ, ये एक विवाद की बात हो सकती है। लेकिन एम्सन ने ये प्रयास किया और अपने प्रयास को उदाहरणों के द्वारा समृद्ध किया। तो कुल मिलाकर के विलियम एम्सन एक ऐसे आलोचक हैं जो रूपवाद से लेकर संरचनावाद और उत्तर संरचनावाद तक अपने रचना संसार का जो एक पुल है, उसका पुल बांधने की कोशिश करते हैं। और इसके लक्ष्य करते हुए कुछ आलोचक उन्हें आलोचनात्मक सामुदायिकता का विकास करने वाला भी मानते हैं। संक्षेप में अगर उनकी धारणाओं को सार रूप में कहना हो तो हम कह सकते हैं कि रचना के भाषा पाठ के अध्ययन के लिए उन्होंने 3 तत्वों के समन्वय पर जोर दिया। ये 3 तत्व है तर्क, विवेक, भाव तथा सहानुभूति। दूसरा, उनकी आलोचना उदारवादी, मानवतावादी और बुद्धिवादी होने के साथ साथ सांस्कृतिक खंडनवाद को अपनाने का साहस करती है, जैसा कि उनकी मिल्टन के ईश्वर की आलोचना की धारणा। एक आलोचक के रूप में विलियम एम्सन की प्रतिबद्धता का आधार कोई विचारधारा नहीं होकर स्वयं रचनाशीलता। कुछ लोग इसे उदात्त की चेतना से प्रतिबद्धता का नाम देना पसंद करते हैं। विलियम एम्सन के आलोचना सिद्धांत को एक और गणितीय स्पष्टता व पारदर्शिता वाला माना जा सकता है, तो दूसरी ओर सहज बोध की जमीन पर खड़ा होने वाला। इसलिए अंग्रेजी में सहज बोध का जो ठोस मूर्त रूप है वह वहाँ के पेस्टोरल साहित्य में नजर आता। अतः कुछ लोग उनके आलोचना सिद्धांत की जो जमीन है वो पेस्टोरल चेतना मानते हैं। हालांकि रेने वेलक ने उनका बहुत व्यापक विश्लेषण हिस्ट्री ऑफ क्रिटिसिज्म में किया है, और उनका मत है कि एम्सन के लेखन में ज़्यादा सिद्धांत नहीं है, वो तो व्यावहारिक विश्लेषण करते हैं। और उनको ये भी लगता है रेने वेलक को कि एम्सन कविता में आए हुए कुछ शब्दों के अर्थ विश्लेषण में उलझे रह जाते हैं, और उनके उलझे रहने के कारण नाटक के जो रूप और कविता की जो संपूर्णता है वो उसकी अनदेखी हो जाती अपने आप ही। और इस कारण वे कविता का शब्द विश्लेषण की पूरी परिस्थिति, उद्देश्य या कहानी के आकार और रचना के शाब्दिक सतह को वो नहीं समझ पाते। इस अर्थ में विलियम एम्सन अंग्रेजी आलोचना के नई समीक्षा के एक महत्वपूर्ण आलोचक विचारक हैं, जो आलोचना की एक पद्धति विकसित करते हैं।
आलोचना पर मूल्य निर्णय करने वाले तो बहुत सारे आलोचक पाश्चात्य काव्य शास्त्र में हुए हैं, लेकिन एक तरीका बताएं, एक हाथ पकड़ करके पाठक को ये दिखाएं कि देखो इस कविता का विश्लेषण तुमको इस तरह से करना। ये जो शब्दों के विश्लेषण करने का तरीका और शब्दों के अर्थ को आप खोलें कैसे। एक शब्द आया है, छोटा सा शब्द है, उसका कैसे अर्थ खोले, ये अर्थ तो खुला हुआ आपके सामने। सरल शब्दों की अगर कविता रख दी जाए तो कहेंगे कि ये तो सरला तो स्पष्ट है, तो वो कहते हैं नहीं, इन शब्दार्थ के पीछे बहुत कुछ है। शब्दार्थ के पीछे कवि की जीवन दृष्टि है, दर्शन है, उस समय का समाज है, जीवन, बहुत सारी चीज़ें, उस सारी समझ को लेकर के जब आप विश्लेषण करने के लिए जाते हैं तो शब्द के बहुत अर्थ खुलते हैं, और ये अर्थ खोलने वाले विलियम एम्सन बहुत महत्वपूर्ण आलोचक हैं।